सेक्टर, मॉनेटरी सेक्टर, या फिर इसको बोलते हैं मनी मार्केट, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, अब यहाँ पर पहले वेरिएबल बढ़िया से समझिए कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या क्या आएगा। तो देखिए देखिए कल के क्लास में दोनों को डिस्कस किए हैं, क्लासिकल और केन्सियन, है ना, केन्सियन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, रियल सेक्टर। अब जो देखिए क्लासिकल और बीच में क्या होता है, नियो क्लासिकल। तो एक जो बोलता है रियल सेक्टर का, ये जो बात करता है क्या, डिमांड फॉर मनी, और एक इधर क्या बात करता है, सप्लाई ऑफ मनी। तो देखिए अब ये जो दोनों होगा इसके साथ मर्ज हो जाएगा, और ये था वो किसके साथ मर्ज हो गया था, इसके साथ। समझ में आ रहा बात कि नहीं? केन्सियन जो है सिर्फ किस चीज का, ये तो केवल क्लासिकल जो था वो केवल रियल सेक्टर का बात करता है ना, और केन्सियन जो है सिर्फ किसका बात करता है, मॉनेटरी सेक्टर का। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए, अब यहां पर बेसिकली जो मनी मार्केट में जो इक्विलिब्रियम होगा, एक तरफ क्या होगा, डिमांड फॉर मनी, और दूसरा तरफ क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी। देखिए सप्लाई ऑफ मनी हमेशा जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन डिमांड फॉर मनी जो है ना, डिमांड फॉर मनी जो है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनकम पे भी डिपेंड करेगा ना। हाँ, और इनकम लेवल। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, इनकम लेवल, है ना। अब यहां से रिलेशन समझ लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर अभी इसको कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। पहला हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा फिक्स मनी सप्लाई है, इस तरह से, अभी कहीं पे दिमाग मत लगाइएगा, है ना, जो पार्शियल समझते हैं ना, कि जिस चीज को बता रहे हैं वहीं पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, बाहर वाला मत यहाँ घुसेड़ दीजिएगा। तो अगर इस साइड रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ठीक है, इधर सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी। तो अगर यहां पर डिमांड है इनकम लेवल Y1 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इतना होगा, होगा ना जी। अगर इनकम लेवल बढ़ जाएगा तो क्या बढ़ेगा, इनकम बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई ऑफ मनी क्या है, कांस्टेंट है, रेट ऑफ क्या बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। उसी तरह से Y3 होगा, तो यहां पर भी क्या करेगा, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। ये चीज समझ में आया यहाँ पे? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसी ग्राफ को हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं, वही हल्ला, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और इधर इनकम हो जाएगा, है, और एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए लो इनकम है यहाँ पर, ठीक है, लो इनकम है, तो यहाँ पर लो डिमांड फॉर मनी, मतलब कि लो इनकम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लो होगा ना जी। फिर ये इनकम बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर जगह पर डिमांड दोनों बराबर है, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, तो ये Y2 हो गया। ठीक है, ये फिर कहाँ चला जाएगा, Y3। लेकिन अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, आगे इन इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि अगर अब यहां से के बाद और इनकम बढ़ेगा ना, तो सिर्फ प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा।
समझ में आया बात? हमको पता ही था, कोई ना कोई टोकवे कीजिएगा यहाँ पे। उसका सर केन्स का फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ भी कुछ रिलेशन है ना? लिक्विडिटी ट्रैप वाला में है वो, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला है नहीं है वहाँ पे। फुल एम्प्लॉयमेंट भी आता है वहाँ पर, लेकिन अभी उसको यहाँ पर ध्यान में नहीं देना है। देखिए आपका मनी सप्लाई यहाँ तक है ना, है कि नहीं? तो देखिए एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है ना जी, ऐसे समझ रहे बात की नहीं? एक ग्राफ इस तरह से बनता है कि इनकम लेवल इतना है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होगा, और डिमांड फॉर मनी यहाँ पर होगा। अच्छा सर, वाई एक्सिस में आप एक इंटरसेप्ट क्यों बनाए हैं? ये वाला वाई एक्सिस, हाँ भाई कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट मनी सप्लाई रहबे ना करेगा हो, या फिर आपका हर किसी के पास तो कुछ ना कुछ इनकम लेवल रहबे करेगा ना, जीरो हो जाएगा। कोई भी अर्थव्यवस्था मनी सप्लाई जीरो होता है, या फिर अगर सरकार गवर्नमेंट मतलब कि सर ये कर्व सर इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है ना, ना कि मनी सप्लाई को। मतलब मनी मार्केट में इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो यही बता रहा है ना, लो लेवल इनकम है तो लो डिमांड होगा, लेकिन सप्लाई तो आपका फिक्स है ना, समझ रहे बात की नहीं? ये जो है तो ये यहाँ से देखिए, एक्चुअली ये जो यहाँ शुरू करेगा ना, आगे जाके पता चलेगा कि ये क्या चीज है। ये एक्चुअली लिक्विडिटी ट्रैप है, समझ में आ रहा बात की नहीं? ये जो यहाँ से इसे पढ़ते थे ना ये वाला, यहाँ आगे क्या हो जाता था, पैरेलल लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी होता था ना जी। तो ये हमारा क्या बताता था कि ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से और नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर डिमांड फॉर मनी क्या हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है, इन्फिनिटिव। समझ में आया बात की नहीं? हाँ सर। तो जब इसी को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो शुरू कहाँ से करेंगे, ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना जी। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा बात की नहीं? हाँ तब ये ऐसे करके जाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर तो ये जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, जहां तक इसका परफेक्टली इलास्टिक है। हाँ, जैसे लिक्विडिटी ट्रैप में डिमांड ऑफ मनी का कर्व दे दिया था, और सप्लाई ऑफ मनी का तो हम बना ही रहे हैं अपना वर्टिकल। देखिए अगर इसको दूसरा तरह से देखें तो केन्स के अनुसार, क्योंकि जो मनी मार्केट है वो केन्सियन टर्मोलॉजी है ना, केन्सियन कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग क्या देखते थे, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस होता था एलपी, और सप्लाई ऑफ मनी जो है वो क्या होता था, फिक्स होता था। तो अगर फिक्स यहाँ से यहाँ बढ़ गया, ठीक है, यहाँ बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता था ना जी। तो ये कम, और अगर बढ़ाएगा तो फिर यहाँ के बाद और नहीं कम होगा, बल्कि यहीं पे रहेगा। लिक्विडिटी ट्रैप अगर कम भी होगा तो ये यहाँ से ज्यादा कम नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। तो ये हमारा क्या है, लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया वो? यस सर, यस। अब कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर वो वाला बता दीजिए जहाँ पे कर्व मतलब आपका ऊपर उठ जा रहा है। हाँ वही बता रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग को क्या होता है कि अगर मनी सप्लाई बढ़ भी जाता, अरे डिमांड बढ़ता है, तो ये इस तरह से होता है, केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा इसे। इसमें था ना एक पोर्शन, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको फिर से बनाते हैं, इसको आप लोग को समझने के लिए बताए थे कि ये यहाँ से यहाँ तक फिक्स है, ठीक है, ये इसका मनी सप्लाई जो है यहाँ पर फिक्स है ना जी। तो इतना जो मनी सप्लाई जो फिक्स है, तो ये यहाँ पर एक इनकम लेवल मान लेते हैं, जीरो लेवल पे है, अरे जीरो या एन लेवल जो भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, एन लेवल। तो इसके पहले भी तो होगा इनकम ना, y1, y2, y3, y4, आएगा कि नहीं आएगा जी। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये शुरू होगा लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, समझ रहे बात की नहीं? तो यहाँ पर ये इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, तो यहाँ R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, फिर इनकम बढ़ेगा, ठीक है, तो डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका सप्लाई तो इतना तक हमारा बाउंड्री तो यहाँ है ना जी, समझ रहे बात की नहीं? तो इसको देखिए,
ये वाला जो डिमांड फॉर मनी है वो यहाँ पर काटेगा, फिर यहाँ पर काटेगा, फिर इनकम बढ़ेगा। समझ रहे बात कि नहीं? फिर डिमांड क्या होगा, इनकम बढ़ेगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो सप्लाई यहाँ पर भी ऑलरेडी है ना जी, तो इसी तरह से जाते जाते कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब इस जगह के बाद और इधर नहीं शिफ्ट कर सकता है क्योंकि ये अपना लिमिट पोर्शन पे आ गया। तो अब यहाँ बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनेटली हमारा क्या बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना हमारा डिमांड बढ़ेगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इसके पहले हमको कम बढ़ रहा था, नहीं देख रहे थे, इतना इनकम बढ़ रहा था तो थोड़ा सा कम मेरा क्या हो रहा था। हाँ जैसे कि 100 रुपया आप सप्लाई कर रहे थे ना, तो यहाँ इनकम बढ़ा तो 10 रुपया का मांग हुआ, फिर 20 रुपया का, फिर 50 रुपया का, फिर यहाँ पर 80 रुपया का, और यहाँ पर 100 रुपया का। ठीक है, अब और इनकम लेवल तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इनकम लेवल यहाँ देख रहे हैं ना, बढ़ते जाएगा। तो वो अब क्या करेगा, सिर्फ इसको मतलब कि उसको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। ठीक है, क्या था यहाँ पर आपको डिमांड फॉर मनी हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हर पॉइंट पे यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो इससे ये डेराइव हो गया कौन सा आपका एलएम कर्व। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कितना फ्लैटर होगा कि कितना स्टीपर होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। हाँ सर, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तेरी क्या मल्टीप्लायर आपका रियल सेक्टर का मॉनेटरी सेक्टर में कैसे आ जाएगा। स्लोप ऑफ एलएम कर्व, देखिए क्वेश्चन जो नहीं आएगा कैसे डेराइव किए थे। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछेगा, क्या बोले सर, एक बार फिर से। स्लोप ऑफ एलएम कर्व। स्लोप किस पे डिपेंड करेगा इसका, क्योंकि इसका भी तो हो सकता है ना जी, ऐसे ये ऐसे हो सकता है, ये यहीं से ऐसे उठ सकता है। इनकम इलास्टिसिटी बोलते हैं। सर लेवल ऑफ इनकम पे इनकम इलास्टिसिटी। अब इनकम इलास्टिसिटी किसके साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनडायरेक्ट। चलिए बहुत क्लोज में है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे सर? मॉनेटरी पॉलिसी कितना इफेक्टिव है उस पे ना। मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा उस पे अभी नहीं बात होगा, समझ गए ना। नहीं सर, यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करेगा, स्लोप ऑफ एलएम कर्व। यहाँ से थोड़ा सा बुद्धि लगाइए ना, हो कि मनी सप्लाई जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका कोई स्लोप नहीं होगा, इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं होगा। मेन डिपेंड करेगा किस पर, डिमांड फॉर मनी पे, डिमांड फॉर मनी पे। तो इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड ना होगा। अगर मान के चलते हैं जो बोल रहे थे ना इनकम, एक्चुअली ये इनकम के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले हमारा क्या बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है और बाद में यहाँ समझने के लिए। तो अब देखिए अगर मान के चलते हैं कि 2% हमारा इनकम बढ़ता है और मनी का डिमांड जो है 10% बढ़ गया। ठीक है, तो अगर इस तरह से देखेंगे तो ये यहाँ देखिए केंसियन वाला भी ये समझ लीजिएगा। तो ये एक्चुअली में अगर केवल हम केंसियन वाला ही ले एलटी, तो ये इस तरह से हो जाएगा कि आर y1 यहाँ था, ये y2 हो गया, ये r1 r2। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पर होता, इतना नहीं बल्कि इतना होता, तो इसका कर्व जो होगा वो दूसरा तरह से हो जाता। कैसा हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। ठीक है, यस बात समझ रहा है ना। तो यहाँ पर भी एलएम कर्व जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड। ठीक है, तो इसको पूरा एगो लिख लीजिए है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, लिखिए द स्लोप ऑफ LM कर्व
द स्लोप ऑफ एलएम कर्व, ये रुकिए, द ऐसे करके लिखेगा, द एलएम कर्व स्लोप, द एलएम कर्व स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, लेफ्ट टू राइट। और आईएस कर्व कैसा था जी? आईएस कर्व का स्लोप कैसा था सर? सर डाउनवर्ड स्लोपिंग था। डाउनवर्ड स्लोपिंग था। और उसी चीज को और हम कैसे बोलेंगे, याद रखिएगा, यही हम पूछना चाह रहे थे। लेफ्ट टू, तो एलएम कर हम लोग राइट टू लेफ्ट कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, रुकिए ना, बता रहे हैं। एलएम लेफ्ट टू दोनों राइट लेफ्ट होगा, एक होगा, एक डाउनवर्ड होगा। हाँ वेरी गुड। और ये जो है ना इस तरह से है ना जी, ऐसे, तो ये भी हमारा क्या है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अपवर्ड। सर एलएम अपवर्ड है ना सर? एलएम सर ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है ना, और आईएस ऐसे जाता है सर। एलएम अपवर्ड है ना, और आईएस डाउनवर्ड है ना सर? सबको देख लीजिए, सबको समझ में आ गया हो? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है ना। अच्छा, कोई ऐसा कर्व बताइए जो राइट टू लेफ्ट होता है जी, राइट टू लेफ्ट। इधर से स्टार्ट होगा, इधर से ना सर। देखते हैं कितना का दिमाग तेज है। अच्छा, वो ऐसे आता है तो फिर नहीं जाते, जीरो करीब सप्लाई कर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होता है। किस चीज का सप्लाई? पकड़े हैं, बढ़िया हो, सही से बोलिए तो चॉकलेट देंगे, टॉपिंग। सही जगह पर पहुंचे हैं, थोड़ा सा वहां क्लियरिफाई कीजिए। कौन बोल रहे थे, प्रियंका? यस सर। हाँ, थोड़ा सा बढ़िए। पकड़ लेगी सर, पीसीबी सर का स्टूडेंट। देखिए इधर ताना मार रही है। सर लेबर सप्लाई का क्या? वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं, फातिमा? राज। हाँ, दोनों प्रियंका। लेबर सप्लाई कर। और एक और नाम बताइए जल्दी सा। तुरंत दिमाग होना, देखिए सबसे अच्छा पहले सर, दिमाग में वो आपको ये आना चाहिए इनकम था कि ये जाएगा कैसे, बैकवर्ड बेंडिंग में जाएगा जी, ये राइट टू लेफ्ट जाएगा, है ना। कि जैसे जैसे उसका सैलरी ज्यादा देंगे ना, वो काम करना कम चाहेगा, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर होता है। दूसरा जो होता है ना, गिवन गुड्स में होता है ना जी, बोली थी सर वो गिवन गुड्स दीदी, हमने बोला आ गया था इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड्स के भी केस में होता है। हम दोनों बोले थे, क्योंकि दोनों का कर वैसे ही जाता है। हेलो नहीं, एक साइड को पूरा ही करके झुका के देते हैं। दोनों कर उल्टा जाता है। आईसीसी और पीसीसी में समझ में आएगा यहाँ पे ना, कि पहले यहाँ था, प्राइस कम हुआ तो इसको और यहाँ बढ़ाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, मुझे याद था। तो ये पीसीसी के केस में ये प्राइस, ये गिवन गुड्स के केस में होगा। यहाँ पर गिवन गुड्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला एक्स होगा कि वाई होगा? सिगरेट में बीड़ी। सर वाई होगा। बीड़ी सिगरेट नहीं वाई नहीं होगा सर, एक्स होगा, क्योंकि इसका क्वांटिटी कम होते जा रहा है। एक्स होगा सर, एक्स, क्योंकि इसका जैसे मतलब क्वांटिटी कम होते जा रहा है इनकम बढ़ने के बाद। हाँ, अरे ठीक है। यहाँ पर पी का प्राइस, यहाँ पर पी वाई का जो प्राइस है कांस्टेंट है, यहाँ चेंज कौन हो रहा है, पी एक्स का प्राइस कम हो रहा है, तो इसका डिमांड भी बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि किसका बढ़ रहा है, वाई का। दूसरा जो था आईसीसी में हम लोग देखेंगे, देखिए कभी कभी नाम भी पूछ देता है आईसीसी पीसीसी कि किसका पीसीसी जो होता है राइट टू लेफ्ट होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये सब पढ़ाए हैं पुराना, कहीं कहाँ गया हो, सबको है पुराना वाला लोग। गुड्स वाई गुड्स एक्स, तो ये हमारा कौन सा है, इनकम बजट लाइन।
ये शिफ्ट करेगा पैरेलल तो देखिए पहले यहाँ पर हो रहा था, अब यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ रहा है लेकिन एक्स का डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर एक्स जो होगा वो क्या हो गया, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, और वाई जो होगा सुपीरियर गुड्स, सुपीरियर। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं कि आईसीसी में इंफीरियर गुड्स का जो आईसीसी कर्व होता है वो कैसा होता है, बैकवर्ड बेंडिंग, है ना। तो ये सब चीज याद रखिएगा। राइट टू लेफ्ट कौन कौन सा कर्व होता है, एक हो गया गिवन गुड्स, एक लेबर सप्लाई, एक इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आईसीसी में और गिवन गुड्स पीसीसी में। सर इंडिविजुअल लेबर सप्लाई कर्व, हाँ उसको कभी कभी लीजिए, हाँ वैसे याद रखिए। उसको डायरेक्ट पूछता है ना लेबर सप्लाई कर्व, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए दोनों कर्व हो गया ना जी आप लोग का, दोनों समझ में आ गया। किसी को दिक्कत है इंडिविजुअल में तो बताइए, क्योंकि अब यहाँ के बाद अंदर का चीज कोई नहीं बताएगा, आपको खुद समझना होगा यहाँ पे। तो देखिए दोनों में हम लोग क्या चीज डिटरमाइन किए थे, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम। हाँ, इंटरेस्ट एंड इनकम लेवल, ठीक है। अब देखिए अब लोग हम लोग वापस आते हैं, केन्सियन क्या बोलता है, डिमांड फॉर मनी जो है वो किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, ठीक है। और उधर इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग जो है, इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ किसका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, इनकम, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट में हमारा इनकम भी आ जाता है, तो इधर भी हमारा दो इंपॉर्टेंट चीज है कि सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन सा, रियल सेक्टर में, और मनी सेक्टर, मनी मार्केट में भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम लेवल इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एलएम कर्व, और ये क्या हो गया, आईएस कर्व। अब देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ होगा सबको पता है, ठीक है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेगा। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर क्या होगा कि जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन होगा, और इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम इनकम लेवल भी बोलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज सवाल पूछेगा कि अगर इक्विलिब्रियम हो जाता है तो यहाँ पर मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, सर कम होगा ना, क्योंकि अब हम कितना भी लगाएंगे तो उतना तो होगा नहीं, जितना होना चाहिए उतना हो चुका है, जीरो ना हो जाएगा, सर कांस्टेंट होगा। हाँ क्योंकि आप उसके आगे नहीं ना बढ़ा सकते हैं, अभी बता रहे हैं क्यों नहीं होगा, सो क्योंकि आगे पीछे वाला एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, ठीक है। देखिए यहाँ तक बढ़े, समझ में आ गया ना सबको, क्लियर कट। फिर कोई मत बोलिएगा कि हमको नहीं समझ में आया, आपको होगा तो नहीं बोलिएगा ना नहीं समझ में आया है। इसके लिए ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझना होगा कि जैसे देखिए एक हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, एक कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है ये हमारा किसका पार्ट हो जाता है, मनी मार्केट। समझाने के लिए बता रहे हैं, आगे नहीं समझ में आएगा। अब एक पार्ट होता है क्या, कॉमर्शियल बैंक और बिजनेस सेक्टर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं ना, बिजनेस सेक्टर, जो ये हमारा क्या बताएगा, रियल सेक्टर। ये चीज समझ में आया हो कि मनी मार्केट किसको बोल रहे हैं और रियल सेक्टर किसको कह रहे हैं, सो यस सर।
अब देखिए कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से क्या करेगा, ये यहां से लोन लेगा, ठीक है, लोन लेगा ना, इस पर इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, जिसको हम लोग मनी मार्केट बोलेंगे, इंटरेस्ट। अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा पार्ट इसमें भी पड़ता है मनी वाला में, कि ये जितना देगा, अगर ये 5% पे यहाँ पर ले रहा है तो ये इसको प्रोवाइड करेगा कितना में, 8% में, ठीक है। अब ये बेचारा क्या करेगा, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का काम करेगा, प्रोडक्टिव एक्टिविटी। देखिए यहां तक स्टिल ये मनी मार्केट का पार्ट है, कहां तक, यहां से यहां तक, ठीक है। अब इधर जो बात कर रहे हैं हम लोग सब ये रियल सेक्टर का। अब ये इसको सेल करेगा और यहां से क्या कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। एक्टिविटी मतलब जो बिजनेस अपना करेगा, यहीं पे आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी। तो अब देखिए ये दोनों, ये 8% ले रहा है भाई, मतलब कि दे रहा है और इन लोग मांग कर रहा है, तो ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहा है, एक मान लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और ये फिर क्या करेगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब कैपिटल जो भी करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन, इंडस्ट्री लगाएगा। और अब इसका एमपी के देखेगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो अगर ये 8% में ले रहा है और इधर 12%, 10%, 9% तक इन्वेस्टमेंट करेगा, हार्डली कहां तक करेगा, 8% तक करेगा ना जी। मतलब 8% तक कम से कम इसको बेचने के बाद रिटर्न मिलना चाहिए ना, जो यहाँ प्रॉफिट हो है वो प्रॉफिट इसको कितना मिलना चाहिए, कम से कम 8%। सबको क्लियर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर जी? यस। नो सर। नो नहीं सर। तो अब देखिए इधर से लेगा, मान के चलते हैं यहाँ पर ये जो है जब तक प्रॉफिट, मतलब रियल सेक्टर में ये जो प्रॉफिट रेट है, प्रॉफिट रेट, इसको मान के चलते हैं कि रियल सेक्टर का रिटर्न है ना, रियल सेक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट के टर्म पे मानेगा इसको, है ना। और मनी मार्केट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में, तो ये क्या करेगा, ज्यादा लोन लेगा ना जी, मोर इन्वेस्टमेंट करेगा, यहाँ पे करेगा नहीं करेगा। अब मान के चलते हैं कि अब इन बेचारा लोग को घाटा होने लगा ना, कि अब यहाँ से उधर से 8% में मतलब ले रहा है और यहाँ पर क्या होगा 6%, 7 पर 5% मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ जो भी है, मतलब रियल सेक्टर में क्या हो रहा है, इसको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और मनी मार्केट में क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये क्या करेगा, बोलेगा बक अब इधर नहीं लगाएंगे, ले लो भाई हम रिटर्न करेंगे, तो इन लोगों को फायदा हो जाएगा ना, उल्टा रिटर्न करेगा। तो लोन जो लिया था वो रिटर्न करेगा ना जी। यस सर। बस जब रिटर्न ये देगा तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ये दोनों केस सबको समझ में आ गया? यस सर। एक्टिविटी में जो जब ये 8% पे मतलब इंडस्ट्री लगाएगा वो जो भी करेगा, हाँ, तो ये कहाँ मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? नहीं रियल सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा ना, ठीक है। अब देखिए इसी चीज को हम ग्राफ से समझा रहे हैं ना, दोनों। हाँ अब यहाँ समझ में आ जाएगा। पैसा वापस करे तो बोला नहीं समझ में आ रहा है? नहीं तो भाई लोन जब लिए हैं उसको चुकाना भी तो पड़ेगा। हाँ तो मतलब तुम लोगों को अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मान के चलते मनी मार्केट में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और आपको इधर कम रिटर्न मिल रहा है, तो हम रियल सेक्टर में लगाने के छोड़ के कहाँ लगा देंगे?
नहीं, हम बैंक को वापस दे देंगे ना भाई, वहां तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है ना। ओ मतलब सर हम जहाँ जैसे सेविंग, देखिए सेविंग वाला केस समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जब तक हमारा ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि हम बैंक से 8% में ले रहे थे, उधर 11, 12, 13% कमा रहे थे। ठीक है, अब मान के चलते सेविंग रेट जो है वो हमारा 5% है और इधर हमको मिलना शुरू हो गया 4%, 2%, 3%। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में नहीं लगा के वापस बैंक को दे देंगे। समझ में आ रहा बात कि नहीं? तो जब सेविंग हम ज्यादा कर देंगे, समझने के लिए है ना, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिमांड नहीं हो रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो कुछ तो समझ में आया सर। अगर इस केस में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? घूमना पीछे वापस देखिए, अब यहाँ पर एक चीज पहले इसको समझ लीजिए ना, हम क्यों बोला। देखिए ये इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ISLM इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे हमारा जनरल इक्विलिब्रियम या जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो जाएगा। जनरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों बाजार जो है, मनी मार्केट और रियल सेक्टर है ना, या कमोडिटी मार्केट, दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है जी। अगर मान के चलते हैं मनी मार्केट तभी तक एग्जिस्ट करेगा जब इसका डिमांड रियल सेक्टर में होगा। अगर इसमें ज्यादा होगा तो इसको भी बेनिफिट होगा। अगर यहाँ पर ये इसको काट देंगे तो फिर मनी को इसको कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है दोनों, बल्कि इंटरडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पे आश्रित है। समझिए बात कि नहीं? तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, दो केस ले लेते हैं। A, B, C, D, Y1, Y2। अब देखिए IS जो है हमारा कौन सा मार्केट है, कमोडिटी मार्केट, बैकग्राउंड मनी मार्केट। ठीक है, देखिए कमोडिटी मार्केट में इसको रिटर्न कितना मिल रहा है, टोटल इंटरेस्ट जो है, ठीक है। देखिए रियल सेक्टर में जो है, पहले रियल सेक्टर देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड है ना रियल सेक्टर। रियल सेक्टर में IS में ज्यादा रिटर्न है, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2। तो रियल सेक्टर से कितना रिटर्न मिल रहा है, R2 के बराबर। और मनी मार्केट में हमारा कितना है इंटरेस्ट, R1। उल्टा लिख दिया हूं सर, R1 में है R1 और ये R2। तो R1 इज ग्रेटर देन R2। ये हो गया कमोडिटी मार्केट। मार्केट और ये हो गया आपका मनी मार्केट। तो अब इस केस में क्या करेंगे हम लोग कि जब मनी मार्केट में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इससे ज्यादा हम क्या करेंगे, लेंगे पैसा, डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगा और इन्वेस्टमेंट हम ज्यादा करेंगे रियल सेक्टर में। तो ये अल्टीमेटली जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे वैसे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, लो होते जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कहाँ पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पर क्लासिकल लॉ हो जाएगा MPK इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ गए बात नहीं? और यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएगा। और इस साइड हम लोग कैसे देखते हैं कि अब देखिए रियल सेक्टर में जो है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रियल सेक्टर या कमोडिटी मार्केट और मनी मार्केट। तो रियल सेक्टर में कितना है, इसको मिल रहा है Y2 R2, या फिर सीधा सीधा R2 ही लिखते ना, छोड़िए ना, Y2 R2। और मनी मार्केट में कितना है R1। तो यहां पर क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, अब दोनों मिला मत दीजिएगा क्योंकि दोनों एक ही जगह पर है, उल्टा उल्टा मानने हैं। मार्केट मनी मार्केट और यहाँ पर कमोडिटी मार्केट में हमारा R1 है और यहाँ पर मनी मार्केट में हमारा R1 है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। मार्केट तो अब हम क्या करेंगे, देखिए रियल सेक्टर में हमको लो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है ना, रिटर्न को ही यहाँ इंटरेस्ट बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, और जबकि ये मनी मार्केट में क्या है,
ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो उधार लिए थे वो वापस फिर किसको दे देंगे, मनी मार्केट को। तो अगर हम चुका रहे हैं तो क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट जो होगा कम होगा। ठीक है, और ये कम होकर कहां तक चला जाए, जब कम होगा जैसे जैसे वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट जब कम होगा, ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये वापस ऊपर की ओर जाएगा और अल्टीमेटली ये कहां चला जाएगा, है ना। और जैसे जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते जाएंगे वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि उसके पास सप्लाई ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। सॉरी, वो वैसे नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर डिमांड फॉर मनी जो है घटने लगेगा, क्योंकि उल्टा रिटर्न उसी को दे दिया जा रहा है। समझ में आ रहा बात हो? यस सर। सर और एक बार बताइएगा ना। देखिए सीधा सीधा याद रखिए कि जब रियल सेक्टर में हमको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और मनी मार्केट में हमारा इंटरेस्ट रेट कम है तब तक लगाएंगे, और जब मनी मार्केट में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा और रियल सेक्टर में कम हो जाएगा तो जो उधार लिए थे वो हम फिर चुका देंगे। जनरल कॉन्सेप्ट यही है। तो फिर अल्टीमेटली वो कहाँ चला जाएगा, इक्विलिब्रियम की ओर।